नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस एसे राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत हम जो है जीएस पेपर 1 से कराने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आज का हमारा कि गांधी की अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आना एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का परिणाम था, चर्चा करिए। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि आपके फर्स्ट पेपर में जो है वो मतलब आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें गांधी जो है वो आयोग के फेवरेट मतलब टॉपिक है, तो वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस जो भाग है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और इसी के तहत हम ये प्रश्न भी लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप प्रश्न को करिए तो प्रश्न को पहले खूब ध्यान से पढ़िए। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और उसकी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप सही मायने में चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, इसमें क्या करा है कि गांधी का अखिल भारतीय राजनीति के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आना एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का परिणाम था। मतलब गांधी जी जो 1915 में आते हैं भारत, उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे एक अखिल भारतीय जो नेता के रूप में स्थापित होते हैं। तो उसके पीछे के मतलब उसके पीछे क्या घटनाएँ घटित हुई? आखिर क्यों गांधी जो है इतने जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो स्थापित होते हैं? तो वही आपको बताना है। तो चलिए, बिना समय गँवाए एक छोटी-सी भूमिका दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में ख्याति अर्जित करने के पश्चात 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर भारत की सक्रिय राजनीति से स्वयं को जोड़ा, और 1919 से 1920 तक आते-आते भारतीय राजनीति के सर्वोच्च नेता बन गए। मतलब आप बिना मतलब जो भूमिका लिखनी है, देखिए भूमिका आपको टू द पॉइंट लिखनी है और प्रश्न के अनुरूप लिखनी है। प्रश्न में तो यही कह रहा है कि भाई गांधी जो अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व जो उनको मिलता है, तो उसी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आपको बताना है। तो सबसे पहले गांधी जी को बताइए कि किस तरीके से 1915 में आते हैं, और चूँकि उनके राजनैतिक गुरु आप सभी जानते होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं, और गोखले के द्वारा ही जो उन्होंने कहा कि भई आप 1 साल जो है मुँह बंद करके और आँख और कान को खोल करके भारत का भ्रमण करिए। इस कड़ी में वो भारत का भ्रमण करते हैं। साथ ही साथ फिर वो भारत के जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें। तो आप यहाँ क्या बताइए कि आप 15 में आते हैं और 1919-20 तक आते-आते वो एक अखिल भारतीय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होते। अब अगर गांधी जी का सर्वोच्च नेता बनने का कारण क्या है? भई आप प्रश्न पे उतर आइए। तो इसके लिए कुछ बुनियादी कारण थे। तो सबसे पहला कारण, आप देखिए, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट में लिखना भी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा उसको विश्लेषण पक्ष में जाइए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पॉइंट में भी लिखिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जो है थोड़ा-सा उसका विश्लेषण भी करिए। तो नेतृत्व के स्तर पर रिक्तता थी। जो आप पहला पॉइंट बता रहे हैं कि नेतृत्व के स्तर पर रिक्तता थी, यानी कि जब गांधी 1915 में भारत आते हैं, तो आप देखेंगे जो नरमपंथी नेता थे वो अवसान की दिशा में चले गए थे, और गरमपंथी भी कुछ विशेष कर नहीं पा रहे थे। वही चीजें हैं। और जो क्रांतिकारी संगठन थे वो भी मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय तो थे ही नहीं, और जो सक्रिय थे वो भी स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है उनका बर्बरता पूर्वक जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया था। तो ये बताइए कि नेतृत्व के स्तर पर रिक्तता थी, पहली चीज। अब दूसरा, अगर नेतृत्व के स्तर पर रिक्तता थी तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि नरमपंथी नेतृत्व इस समय तक अप्रासंगिक हो चुका था, क्योंकि जो भारत का इस समय जो टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था, भारत के लोगों का ऐसा मानना था कि जो नरमपंथी नेता है उनकी जो अनुनय विनय की जो नीति है उससे कुछ खास होने वाला नहीं है। तो उनको जो है अब उस तरीके की समाज में स्वीकारोक्ति ही नहीं मिल रही थी, तो वो अपने आप से तो एक तरीके से वो खुद ही हाशिए पे चले गए थे, और उनके जो महत्वपूर्ण नेता थे उसमें कुछ डेथ भी कर गए थे। फिर जबकि की जो गरमपंथी धारा के जो नेता थे, उसमें तिलक को ले सकते हैं, फिर लाला लाजपत राय को ले सकते हैं। समस्या यह थी कि लाला लाजपत राय कोई विचार नहीं दे पा रहे थे। तिलक की आप देखेंगे तो तिलक काफी वृद्ध हो चुके थे। आप सभी जानते हैं कि वो उसके 4-5 साल के बाद तो डेथ ही हो जाती है जब गांधी जी 15 में आते हैं। तो तिलक वृद्ध हो चुके थे, लाला लाजपत राय कोई विकल्प नहीं दे पा रहे थे, तो ये चीजें आप बता रहे हैं। फिर हाँ, अब दूसरा, तिलक जी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे तथा अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल संन्यास ले चुके थे।
मतलब जो गर्मपंथी नेताओं की समस्या थी कि तिलक जी विरुद्ध थे, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल जो एक बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते थे, तो वो जो है संन्यास ले चुके थे। और तीसरी चीज़ जो है, अगर लाला लाजपत राय सक्रिय भी थे, तो उनके पास कोई मतलब विकल्प, कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे। तो ये चीज़ें आप बता दीजिए। फिर यदि वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी संघर्ष की बात की जाए, में त्याग, समर्पण की भावना तो थी, किंतु उसमें साम्राज्यवाद को पराजित कर देने की संभावना नहीं दिखती। मतलब क्रांतिकारियों के पास तो त्याग, समर्पण इस सब की भावना थी, और आप देख रहे होंगे कि वो समय-समय पर कहीं न कहीं जो है अपने प्राणों की भी बलि चढ़ाते थे, बलिदान देते थे, या जो हिंसक घटनाएँ घटित होती थी, उसमें उनकी काफ़ी मतलब जान और उसकी उनकी भी हानि होती थी। और अंग्रेजों के द्वारा वो बर्बरतापूर्वक दबाए भी जाते थे। फिर भी वो सक्रियता बनाए रखते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सीमा यही थी कि वो एक ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध जो है वो लड़ रहे थे कि जो उस समय भारत क्या मतलब जो विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में था। तो विश्व की एक तरफ सबसे बड़ी शक्ति, दूसरी तरफ ये मुट्ठी भर हमारे क्रांतिकारी, तो इनकी भी एक सीमाएँ थी। तो यही सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जब गांधी भारत आते हैं 1915 में, और 1919-20 तक उनके मतलब सर्वोच्च नेता बनने की जो पहले की बात है, तो वही बात है कि किस तरीके से रिक्तता थी। चाहे आप गरम दल की बात कर लिए, चाहे नरम दल की बात कर लिए, और चाहे फिर जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेता थे उनकी भूमिका थी। तो और उसके बाद चूँकि अभी समय क्या था कि भाई समाज जो है वो ज़्यादा परिपक्व हो चुका था, उसको मतलब आज़ादी को लेकर के ज़्यादा मुखरता आ गई थी, लोग अवेयर भी हो रहे थे, तो ऐसे में नेतृत्व की ज़रूरत भी थी। तो अब वही आप बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था, जनता स्वराज की कामना करने लगी थी। आप सभी जानते होंगे कि भाई 1885 में क्या होता है कि कांग्रेस का गठन होता है, और कांग्रेस गठन के बाद एक बड़ा मूवमेंट चलाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, स्वदेशी आंदोलन। हालाँकि उसके बाद विघटन भी होता है कांग्रेस में, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो चलता है, वो जनता को बहुत हद तक जागरूक करने का काम करता है। वो जनता में स्वराज के प्रति मतलब एक भावना पैदा करता है कि नहीं, अगर हम यूनाइट होके लड़ेंगे, यूनाइट होके संघर्ष करेंगे, तो कहीं न कहीं हमको जो है एक तरीके से सत्ता मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समाज में एक तरीके से सोसाइटी में अंडर करंट तो था, लेकिन अब ज़रूरत थी एक नेतृत्व की। तो और ऐसे समय में गांधी जी आते हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन जो मैंने बताया, फिर होम रूल आंदोलन हो चुका था मतलब पृष्ठभूमि में, मतलब गांधी के आगमन के पहले ही या साथ के होम रूल तो साथ ही साथ हो रहा था उसी समय, यानी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। स्वदेशी आंदोलन तो खैर पहले की बात है। फिर 1909 और 1919 के एक्ट को लेकर भारतीय आक्रोशित थे, तो कर बड़े आंदोलन की जरूरत थी। और आप सभी जानते होंगे कि 1919 और 1909 का जो कांग्रेस के द्वारा सॉरी अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट लाया गया, उसको लेकर के जो है वो जनता में बहुत ज्यादा रोष था। मतलब जनता इन इस एक्ट को लेकर के मतलब एकदम नकार की स्थिति में थी, और ऐसे में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, और इस सबको मिला करके गांधी जी जो है वो काफी उपयुक्त साबित होते। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, ये जो समय है आप लोगों की मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। यदि आप लोग अभी तक जो है आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर राइटिंग करें। और हमारे इस सीरीज का प्रयास भी है कि जो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और उसको लेकर के जो आप लोगों के बीच एक डर है, डर ये रहता है कि सर भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, या फिर बीच का पार्ट कैसे लिखें। तो हमारा उद्देश्य ही इस सीरीज का यही है कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से, चूंकि मंडे टू फ्राइडे होता है, तो इसके माध्यम से हम आपको कुछ बेहतर कर सके, कुछ बेहतर सिखा सकें। तो ये तो हमारा प्रयास चल ही रहा। साथ ही साथ यदि आप और ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 7303307507 पे। और हमारा फुल बैच या जो भी करंट बैच चल रहा है, तो इसे जुड़ने के लिए आप कॉल करिए। और फीस बेहद कम है, और यहाँ इस बैच की खासियत ये है कि हम डेली आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए। और इसी तरीके से देखिए प्रॉपर वे में जब आप करेंगे, तो जो भी कमेंट किया गया, जो भी आपका नंबर यदि काटा गया है, तो वो आपका प्रॉपर वे में कमेंट किया जाएगा, पूरा कमेंट किया गया, कमी क्या है। और फिर उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, तो इसी तरीके से हम जो है आपको मॉडल आंसर भी देंगे। ऐसा नहीं कि बस कॉपी पे कमेंट करके छोड़ दिए,
मतलब यहाँ हम आपको प्रत्येक टॉपिक को कवर कराएँगे, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न देंगे और साथ ही साथ हम जो है उन प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे, उसमें जो कमी रह रही है वो बताएँगे और फिर जो है इस तरीके से मॉडल आंसर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। फिर यदि नेतृत्व स्तर पर रिक्तता थी तो गांधी ही क्यों ज़रूरी थे? अब आपने पहले बताया कि भई गांधी जी के समय भारत की स्थिति क्या थी? नरम दल, गरम दल इन सबों की स्थिति क्या थी? फिर क्रांतिकारी धारा की क्या स्थिति थी? ये सब बताते हुए फिर आप बता रहे कि हाँ, नेतृत्व की ज़रूरत थी तो गांधी ही क्यों ज़रूरी थे? प्रश्न में तो ये है ना कि भई गांधी ही क्यों ज़रूरी थे? तो अब आपको प्रश्न के दूसरे पक्ष को बताना है। गांधी जी इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि वो नरम पंथ और गरम पंथ में तालमेल बैठाने में सक्षम थे। देखिए गांधी जी एक ऐसे नेता थे कि जिनका गरमपंथी भी उतना ही सम्मान करते थे जितना नरमपंथी, मतलब नरमपंथी उनको अपना मानते थे और गरमपंथी भी कहीं न कहीं गांधी जी से लगाव रखते थे। तो इनका जो मार्ग है वो मध्यम मार्गी है और आप सभी जानते होंगे कि मध्यम मार्ग ही जो है वो सर्वोत्तम मार्ग होता है बुद्ध जी का, तो वही चीज़ें गांधी जी में दिखती हैं। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया और आपको भी अपने कॉपी में ऐसे ही पॉइंट देना है। फिर गांधी जी 2 अलग पीढ़ियों एवं विचारधाराओं में भी मेल कराने में सक्षम, मतलब आप देखेंगे कि गांधी जी के साथ मोतीलाल नेहरू भी बहुत सहज महसूस करते थे और उन्हीं के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू भी बहुत सहज महसूस करते थे। और यह किसी नेतृत्वकर्ता का सबसे बड़ा गुण है कि बाप भी साथ रहे और उसका बेटा भी आपके साथ रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ मतलब जो है कहीं न कहीं गांधी जी में ही थी। फिर ब्राह्मण नेताओं और अंबेडकर तथा समाजवाद और पूंजीवाद में भी गांधी जो है तालमेल बैठाने में जो है वो बहुत सक्षम थे। जैसे आप समझ रहे होंगे कि भई उस समय क्या है कि समाज जो है हमारा बहुत जाति धर्म अभी भी बँटा है, लेकिन उस समय तो कुछ ज़्यादा ही था। तो गांधी जी जो है वो अम्बेडकर से भी तालमेल बैठा के रखते थे और जो है जो ब्राह्मणवादी नेता थे उनसे भी इनका बेहतर संबंध था। तो इनका भी इनको सपोर्ट मिल रहा था। फिर गांधी जी क्योंकि आप उस समय समझ रहे होंगे कि उस समय जो 2 धाराएँ थी, चाहे वो पूंजीवाद की धारा थी, चाहे समाजवाद की धारा थी। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, समाजवादी धारा का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। दोनों धाराओं में कहीं न कहीं गांधी जी दोनों धारा की चीज़ों को महत्व देते थे और जो कमियाँ थी तो दोनों की कमियों को भी वो खुल के सामने रखते थे। तो मतलब ये नहीं कि गांधी जी को इसलिए गांधी जी को ना तो समाजवादी माना जा सकता, ना तो पूंजीवादी माना जा सकता। तो इसलिए दोनों धाराओं के लोगों का भी इनको सपोर्ट मिलता था। इसीलिए आप देखेंगे कि असहयोग हुआ, चाहे सविनय हुआ, अवज्ञा हुआ, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तीनों ही आंदोलनों में आपको जो पति वर्ग है उसका सहयोग कहीं न कहीं गांधी जी को मिलता नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर गांधी जी का जाति, धर्म और भाषा को लेकर स्पष्ट दृष्टि थी। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता ये थी कि गांधी जी जो है वो जन सामान्य के नेता महसूस होते थे लोगों को कि अरे ये तो हमारे बीच के नेता हैं। और जब नेता लगे कि हमारे बीच का है, तब जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। और वो क्यों करते थे? तो गांधी जी में आप चीज़ देखेंगे कि भाषा के स्तर पर गांधी जी जिस जगह जाते थे उसकी भाषा में बोलते थे। जो आज देखा जाए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में ये चीज़ दिखती है कि मतलब कहीं न कहीं वो तो कहीं न कहीं गुजराती कनेक्शन है। गुजराती मतलब वाक़ई में बुद्धिमान होते हैं कि वो कनेक्ट करना जानते हैं। तो मोदी जी ने हो सकता है गांधी जी से ये चीज़ लिया हो। तो अभी तो विषेत्तर हो रहा है, तो चलिए इधर आइए। तो वही चीज़ है कि मतलब गांधी जी उसके बाद गांधी जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो ट्रेन के 3rd डिब्बे में मतलब यात्रा करते थे। भई चाहते तो वो संपन्न थे, सारी चीज़ें थी। वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में भी यात्रा कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो ट्रेन के जो है 3rd श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते थे और वहाँ वो आम जनमानस से मिलते थे। तो आम जनमानस उनको अपने बीच का नेता मानता था। तो इसलिए भी गांधी जी नेतृत्वकर्ता के रूप में बहुत ज़्यादा सहज रूप से चुने गए। अंततः गांधी अफ्रीका से कामयाबी का इतिहास लेकर भी आए थे और एक बड़ा जो है गांधी जी के पीछे एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि गांधी जी जो है 1915 में जब भारत आते हैं उसके पहले वो अफ्रीका में जो है अंग्रेजों से लड़ चुके थे और अंग्रेजों का प्रतिरोध बड़ी सफलतापूर्वक किए थे और उनको देश विदेश में बड़ी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। ये भी तो लोगों को एक विश्वास भी था कि कहीं न कहीं गांधी जी जो है हमको आज़ादी दिलाएँगे और चंपारण सत्याग्रह हुआ, चाहे खेड़ा आंदोलन हुआ या जो भी आंदोलन हुए सॉरी असहयोग के पहले-पहले
तो वो कहीं न कहीं सफल आंदोलन रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है गांधी जी के पक्ष में जा रही थी। इसलिए उनकी स्वीकृति ज़्यादा थी और फिर अफ्रीका में गांधी सभी क्षेत्र, धर्म, जाति के भारतीयों के साथ मिलकर संघर्ष किया। इसलिए उनकी अखिल भारतीय स्वीकृति हो सकी। ये चीज़ें आप जो है वो दे दिए गांधी जी के पक्ष में कि गांधी जी जो है वो क्यों उपयोगी हैं। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और थोड़ा-सा समरी करा दें। तो आप जो है इसमें बताइए कि भाई नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी का जो चयन हुआ तो पहली बात तो नेतृत्वकर्ता अगर रिक्त चीज़ें रहेंगी तभी कोई नेता आएगा, तो रिक्तता थी, गर्मपंथियों की स्थिति बता दी, नरमपंथियों की, क्रांतिकारियों की। फिर दूसरे पक्ष में कि भई अगर रिक्तता थी तो गांधी ही क्यों? कोई अन्य क्यों नहीं? तो फिर गांधी जी के पक्ष में क्या था कि गांधी जी के पक्ष में आपने बताया कि भई वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी सामंजस्य बैठाने में सक्षम थे। फिर दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं कि जो है वो पूंजीवाद, समाजवाद में भी। फिर जात में देखा जाए तो वो अम्बेडकर के साथ भी उतने ही सहज है जितना ब्राह्मणों नेताओं के साथ सहज थे। ये सारी चीज़ें गांधी जी के पक्ष में जाती थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो उनका जो एक सफल बैकग्राउंड रहा है, भई दक्षिण अफ्रीका में वो सफल जो है, वो प्रतिरोध करके अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं काफ़ी स्तर तक जो है, वो काउंटर करने में सक्षम रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके फ़ेवर में जाती हैं। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अब ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। हमको विश्वास है कि आप लोग इससे ज़रूर जुड़ेंगे क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ क्या है कि आपको अपने आपकी परीक्षा से उपयोगी और भी जानकारियाँ, चाहे डेली क्यूज टेस्ट हो, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर ये 2 हमारे चैनल हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब। आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ जो है टाइम टू टाइम, समय-समय पर उपयोगी लेक्चर्स लेकर के आते रहते हैं। जैसे अभी हमारी मेंस की सीरीज चल रही है। एक समय के बाद हमारे संस्थान के लोगों के द्वारा चाहे विनीत पाठक सर हों, चाहे ब्रजेश सर हों, अरुण सर हों, ये लोग आरओ के लिए भी प्रोग्राम लेके आएँगे। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, इसका लाभ आप लोगों को मिलता रहेगा। और यदि हमारे मेंस आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पर करें। ऑफिस के लोग आपको बेहतर बताएँगे। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएँ।